साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो, कसा आहेस। साथियों आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूं, रेप वर्सेस कंसेंचुअल सेक्स। और एक रिसेंट जजमेंट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का जिसने एक बड़ी राहत दी है रेप अक्यूज्ड को, क्योंकि कोर्ट का मानना यह है कि यह बलात्कार नहीं, एक कंसेंचुअल सेक्स था जिसको बलात्कार बताकर, बलात्कार बनाकर एक इनोसेंट अक्यूज का प्रोसिक्यूशन किया गया। साथियों अगले 10 मिनट में जो फैक्ट्स बताऊंगा आपको मैं, ये आपको विश्लेषित कर सकते हैं, ये आपको त्रास दे सकते हैं, बट अगर आपने सारी स्थितियों को समझ लिया तो वहाँ पर आप निश्चित तौर पर इस बात में फ़र्क कर पाएंगे कि हमारे देश में किस तरह से इस कानून का एक प्रोफेशनल दुरुपयोग किया जा रहा है। भोले भाले पैसे वाले अक्यूज पर्सन्स को फंसा कर उन्हें लूटा जा रहा है। साथियों इस केस का बेसिस क्या है, फैक्ट क्या है, स्टोरी क्या है। एक लड़का है, पैसे वाला है, एक बड़ी कोठी, एक बड़े आलीशान मकान का मालिक है। उसको अपने घर में काम करने के लिए एक हाउस हेल्प की ज़रूरत थी। उसने अखबार में ऐड दिया और हाउस हेल्प को जो है कॉल किया। एक लड़की जो कि 35 साल की, लड़की तो क्या महिला ही बोलेंगे इसको, एक ऑलरेडी बच्चा भी है जिसकी उम्र है 35 साल, जो मैंने आपको बताया अभी भी। उसने जो है अप्लाई किया, अल्टीमेटली उसने जो है काम करना शुरू किया। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा, बट मालिक की नीयत औरत के प्रति खराब थी। वो गंदी निगाहें उस औरत के प्रति रखा हुआ था। एक दिन ऐसा आया कि उसने उस औरत का बलात्कार कर दिया और उसको धमकाया कि अगर तूने कहीं भी रिपोर्ट कर दी तो तुझे और तेरे परिवार को जान से मरवा दूंगा। अब जरा सोचिए एक स्थिति को कि जहाँ पर एक पैसे वाला एक गरीब को धमकी दे रहा है, तो बेचारा गरीब करेगा क्या, रोएगा। कौन सुनेगा देश में गरीब की। थाने में जाएगी तो कौन रिपोर्ट लिखेगा। तो उसका कहना कि मैं चुपचाप बैठ गई, पर मेरे ही अपनों ने कहा कि चुप बैठने से काम नहीं चलेगा, तू कार्रवाई कर। फिर ये महिला 21 दिन बाद थाने जाती है, रिपोर्ट लिखाती है और उस रिपोर्ट पर पुलिस कार्रवाई करती है और उस इनोसेंट अक्यूज को लाकर बंद कर देती है। वो चार्जशीट होता है, ट्रायल फेस करता है, अल्टीमेटली बरी होता है, मामला हाईकोर्ट चला जाता है। अब क्या था इस केस का वो पहलू जिसके तहत बड़ी राहत मिली अक्यूज को, समझना भी जरूरी है। साथियों इस देश में रेप को लेकर काफ़ी मिथ्स हैं, और जो मैंने स्टोरी बताई है, अगर ये स्टोरी किसी न्यूज़ चैनल पर आम पब्लिक जो है सुन रही होती तो दिल में गुब्बार एक जोश होता, इनको फांसी दे दो, ये आतंकवादी हैं, ये देश की बेटियों के ऊपर हमला करने वाले हैं। ज़रा सोचो कि देश की अधिकांश बेटियां, सब नहीं अधिकांश बेटियां क्या कर रही हैं, अपनी खूबसूरती की नुमाइश इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, और लड़के देख रहे हैं आराम से उनको। उनके माता पिता को मालूम है कि लड़कियां कर क्या रही हैं, वो तो खुल्लम खुल्लम को छोड़ रखा है कि जाओ भैया, हमको नहीं पता तुमको क्या करना है, बस पैसा कमा के लेकर आओ। जब हम खुद ही संस्कारों को बिगाड़ने में तुले हुए हैं तो अगला हमारी बेटियों को अगर नोच डालता है तो उसमें गलती क्या अगले की। इसके अलावा आपकी बेटियां अगर किसी के साथ शारीरिक संबंधों में और लंबे टाइम तक हैं, और जब उनकी शादियां आपके तय कर देते हो, तो वो अपने बॉयफ्रेंड से कहते हैं कि भाई मेहरबानी करके अब तू मेरे पीछे मत आना, मेरी शादी होने वाली है। और वो बॉयफ्रेंड कहता कि भाई ऐसा कैसे, तूने तो मेरी लाइफ ख़राब कर दी है, पहले 5 साल तक मेरे मज़े लेते रही, मुझसे जो है तू संबंध बना के रखी, मेरे पैसों पे तूने ऐश कर लिया, अब तू छोड़ के जा रही है मुझे। वो कहती है मेरे शादी होने वाली है, मुझे बख्श दे भाई। पर जब लड़का नहीं बख्शता है तो यही लोग उस लड़के के खिलाफ एक फॉल्स रेप केस दर्ज कराते हैं और ये स्टोरी बनाते हैं कि भाई लड़की मजबूर थी और इस लड़के ने बलात्कार किया, तो लड़की करती क्या। क्लियर है, आंसुएं बहा देंगी, टसुएं बहा देंगी, और उन टसुओं के अंदर पुलिस वाले बहलाते हैं, सुनते ही नहीं है कि रियल बात क्या है। और हम लोग भी मूर्ख हैं कि लड़की देखे नहीं दिल पिघल जाएगा। मतलब एक लड़का हमसे हेल्प मांगेगा तो हम नहीं करेंगे, बट एक लड़की प्यार से हमसे हेल्प मांग ले तो हम क्या, हमारा पूरा मोहल्ला आ जाएगा हेल्प करने के लिए। तो ये गलतियां, ये उतावलापना, ये भावनात्मक शोषण हमें एक क्राइम की तरफ ले जा रहा है, ये आपको पता नहीं है। आज कॉलेज में देखो, आप किसी लड़की को देखते हो, उसके प्रति आपका सम्मोहन है और उसका सम्मोहन भी आपके प्रति जो है डेवलप होता है। घंटों घंटों आप लोग बैठते हो, बातचीत करते रहते हो, फिर कभी कॉफ़ी पीने चले जाओगे, फिर अल्टीमेटली आप किसी होटल पे जाओगे, वहाँ पर सेक्स होगा, ये बात निश्चित है। फिर सेक्स के बाद सेक्स होगा, वो इसी बीच अपनी सारी इच्छाएं जो है आपसे पूरी कराती रहेगी और एक नया शिकार जो है ढूंढ रही होगी, ताकि आपको छोड़कर वो वहाँ पर जो है स्विच ओवर कर ले, अगर जहाँ उसे कमी दिखती है पैसे की। और अगर स्विच ओवर नहीं कर पाई और आप नाकाम रहे उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने में, या आपने उसका पीछा किया, यदि उसने आपको छोड़ दिया है, तो आप तैयार हो जाइए फॉल्स रेप केस के लिए।
तो इस तरह के मामले जो है काफ़ी कॉमन हो गए हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि जहाँ लड़कियाँ कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। तो इसलिए बार बार मैं कहता हूँ मेरे भाइयों कि जब भी किसी लड़की के आप संपर्क में आ रहे हो, सेक्स करने की आपकी टेंडेंसी है, इंटेंशन है, दोनों ही बातें, उस स्थिति में लिखा पढ़ी जरूर कर लो। लिखा पढ़ी नहीं करी और वो कर को थाने पहुंच गई तो वहाँ पर आपके लिए जो है दिक्कत होती है। इवन एक प्रोस्टिट्यूट के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर वो कहते हैं कि मेरी कंसेंट ही नहीं है, तो इवन दो शी इज प्रोस्टिट्यूट, वो तो खेल खेल रही है खुलेआम, तब भी रेप केस जो है चलेगा। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा इस तरह के सेंसिटिव मैटर्स के अंदर। तो लिखा पढ़ी पूरी कर लो। कोई भी आदमी सगा किसी का नहीं है, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड है, चाहे वो कोई भी लड़की है, चाहे वो किसी भी नाम से जो है बुलाई जाती हो, बट उससे लिखा पढ़ी जरूर कर लो अगर आपको बचना है ऐसे मामलों से। अब यहाँ पर मालिक के खिलाफ जो है एफआईआर कट गई। 70% मालिक तो क्या करते हैं, 50-60 लाख देके अपनी जान छुड़वा लेते हैं, पर इसने कहा मैं जान नहीं छुड़वाऊंगा, तूने मेरी बेइज्जती कर दी है, कर दी, अब तुझे भी जो है कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा। उसने एफआईआर कटाई, जो फैक्ट बताए वो फैक्ट कहीं मैच ही नहीं हुए, अल्टीमेटली मालिक बरी हो गया। वो ग्राउंड्स क्या थे? कंटेंशन नंबर 1 कि मेडिकल रिपोर्ट को देखिए तो उसमें 2 कमियां जो है दिखाई देती कि पहली बात तो डीएनए प्रोफाइलिंग हुआ ही नहीं। डीएनए प्रोफाइलिंग जरूरी क्यों कि स्पर्मेटोजोमा जो है उसको ट्रेस करना। जब डीएनए प्रोफाइलिंग हुआ ही ना तो स्पर्मेटोजोमा कैसे ट्रेस होगा, तो कैसे फाइंड आउट होगा कि भाई उसके वेजाइनल में जो स्पर्मेटोजोआ है वो उसके स्पर्मेटोजोआ से मैच हो रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट था, एक फंडामेंटल राइट था, एक स्टैट्यूटरी राइट था अक्यूज्ड का कि ये टेस्ट परफॉर्म होना चाहिए था, ये टेस्ट से परफॉर्म नहीं हुआ, तो यहाँ फ़ायदा मिल गया। दूसरी बात ये थी कि मेडिकल रिपोर्ट जो फाइल पे थी उसमें कई बातें रिकॉर्ड पे थी, बट सबसे महत्वपूर्ण बात कि लड़की का हाइमन जो है वो रैप्चर है, उसकी बॉडी पर कोई एक्स्ट्रा विजिबल मार्क नहीं है या इंजरी नहीं है, जिसको हम और स्पेसिफिक कहते हैं कि देयर इज नो एक्सटर्नल इंजरी ऑन द वाइटल एंड प्राइवेट पार्ट ऑफ द कंसर्न लेडी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मैंने आपको इसलिए बोला है वाइटल या प्राइवेट पार्ट के ऊपर, कि एक अजम्पशन लो एक बलात्कार का। एक लड़की आती है, आप बैठे भी हो, उससे आप कहते हो भाई कपड़े उतार, वो कहते भाई मैंने उतारती, आप कहते हो भाई उतारने पड़ेंगे, तो आप जबरन उसको फोर्स कर रहे हो, तो यहाँ पर फोर्स का एलिमेंट आ गया। फिर आप अचानक से भाग कर आते हो, उसको जो है बाहों में भर लेते हो और जबरन जो है कपड़े उतारते हो, तो देर में भी एलिमेंट ऑफ टॉन, कपड़े फट सकते हैं। उसके बाद जबरन जो है उसके इनर बॉडी पार्ट्स पे जो है आप हमला कर रहे हो, वो आपको रेसिस्ट कर रही है, अरे भाई ऐसा मत करो, चिल्ला रही है, चीख रही है, उसकी बॉडी में क्या आएंगे? एक्सटर्नल मार्क्स, इंजरी मार्क्स आएंगे। जबकि अगर वो मार्क नहीं है जो विजिबल मार्क होने चाहिए थे, तो यहाँ पर इसका फ़ायदा जो है हमारे को मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछना चाहिए, और इसके लाइट में जो है अगर कोई फैक्ट रिकॉर्ड पर है तो उस पर एम्फेसाइज ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा कंसर्न जो ज्यूरिस्ट है उसका दायित्व ये भी है टू फाइंड आउट कि ये लड़की जो है हैबिचुअल तो नहीं है टूवर्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट दे देते हैं, और रिपोर्ट में अक्सर क्या होता है कि उसकी बॉडीली फिजिक्स क्या है, उसका वेट क्या है, उसकी एज क्या है, उसका LMP मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड ये उल्लेख होता है, उसके प्यूबिक हेयर की स्थिति क्या है, उसका हाइमन रैप्चर है या नहीं है, और फर्दर ओपिनियन जो है उसके एग्जामिनेशन के बाद ही जाएगी जो केमिकल बेसिस पे होगा। अब ये जो रिपोर्ट है वो तो आ गई, पर इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है? कुछ भी नहीं निकल रहा, बेकार है। और लड़के का भी हो गया एग्जामिनेशन, उससे क्या है कि भाई लड़के का ये चेक कर ले कि भाई उसका प्रॉपर इरेक्शन है या नहीं है, या उसका लिंग जो है वो इस कैपेसिटी में है या नहीं कि वो पेनिट्रेशन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या लड़का पोटेंट है या नहीं है सेक्स के लिए। अरे एक बात समझो कि ऐसा कोई टेस्ट ही नहीं है संसार में कि जो ये बता सके कि पोटेंसी लड़के में है या नहीं है। कोई पैरामीटर है ही नहीं पोटेंसी का मेडिकल साइंस में, जाके देख लेना, पूछ लेना अपने मेडिकल जरूर से जाके कि देयर इज नो पैरामीटर ऑफ डिटरमाइनिंग पोटेंसी इन अ मेल बॉडी बाय द कंसर्न्ड मेडिकल जूरिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी इस केस में कि जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें ये कहीं नहीं निकल के आया कि इसको एक्सटर्नल इंजरी क्या थी वाइटल और इसके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर, जिस कारण ये एक इन्फ्रेंस निकला अगेंस्ट द गर्ल। इसके अलावा 21 दिन बाद जो है इसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है। अब जरा सोचो कि 21 दिन में वो नहा भी ली होगी, जो अंडरवेयर उसने उस दिन पहने थे, जो कपड़े उसने उस दिन पहने थे उसको चेंज भी कर लिए होंगे, और इसके अलावा जब वो नहाई तो जो केमिकल है या कोई इसका कोई हेयर उसकी बॉडी पर चिपक गया होगा, या ऐसा कोई निशान जो उसकी बॉडी पे छूट गया होगा, उसको इजीली जो है उस समय ट्रेस करके एक प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट की जा सकती थी, जो कि कलेक्ट नहीं हुई। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिले, ह्यूज डिले इज ऑल्सो अ फैटल फैक्टर फॉर दीज केसेस। तो ये भी एक प्लस पॉइंट था इस केस में। 21 दिन बाद जो FIR है, कानून ने स्थिति किया कि FIR शुड बी प्रॉम्प्ट। अगर FIR में देरी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है अगर एक्सप्लेन्ड है, पर यहाँ तो एक्सप्लेनेशन क्या है, कुछ है ही नहीं कि साहब मैं तो डर गई थी, मैं घबरा गई थी। आराम से वो काम पे जा रही है, तब तो घबराई नहीं थी, रिपोर्ट करने में घबरा गई। तो इस फैक्टर को भी आप अपने केस में देखो कि लड़की उस पॉइंट से लेकर जब वो रिपोर्ट कर रही है इसके बीच में कितना डिस्टेंस है और उसने कहाँ का ट्रैवल करा। इसके अलावा जब भी मामले दर्ज है तो पुलिस में अर्जी जरूर लगा दो कि इसकी कॉल लोकेशन मंगाओ, कॉल रिकॉर्ड मंगाओ कि कितने लोगों से संपर्क में थी और इसकी कॉल लोकेशन क्या रही है। तो ये भी एक फैक्टर रहेंगे प्लस हमारी हेल्प के लिए। पुलिस नहीं मंगवाती है, बात नहीं सुनती है, इमीडिएटली कोर्ट जाओ और सेक्शन 19 CRPC के तहत जो है आप दाखिल कर दो अर्जी, और कोर्ट से कह दो कि एविडेंस आप प्रिजर्व कर लो, हमको भी कॉपी नहीं चाहिए।
जब आवश्यकता होती है तो उसको मंगवा लेना ताकि हमें कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं आए। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी ऐसा स्पष्टीकरण नहीं है कि वो लड़की जो है उसके साथ कितना सेक्स हुआ, क्या वो सेक्स जो है वो एक रेप था या एक कंसेंचुअल सेक्स था, क्योंकि जो भी सर्कमस्टेंसेस एविडेंसेस डिफेंस ने पेश करी उसके आधार पर कोर्ट ने इन्फरेंस निकाला कि इट इज़ अ कंसेंचुअल सेक्स रादर देन रेप। उसमें क्या था कि आराम से घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आराम से सेक्स एंजॉय कर रहे हैं, लड़की खर्चा करवा रही है और लड़का जो है इस पर खर्च कर रहा है। क्लियर है? तो ऐसी स्थितियों को कंसेंचुअल सेक्स में जो है इन्फर किया जाएगा। और इसके अलावा एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जब भी आप किसी महिला साथ जो है सेक्स कर रहे हैं या लिव इन रिलेशनशिप में है तो एग्रीमेंट जरूर लिखा लो, और जो भी आप खर्चे कर रहे हो उसके ऊपर उसका एक प्रॉपर प्रोफाइल मेंटेन करो, खर्चा आपको खातों से करना है। और इसके अलावा जो फोटोग्राफ्स हैं, लव चैट्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, उनको मेंटेन कर लो, रिमूव किसी हालत में नहीं करनी है। अगर कर दिया तो वहां दिक्कत आपके लिए आएगी। तो कोर्ट ने इस केस में माना कि लड़की जो है कंसेंटिंग है, जो कोई इनके बीच में वो कंसेंट हुआ। व्हेन अ सेक्स इज डन विद कंसेंट इट इज नॉट रेप। तो कोर्ट ने लुक इनटू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, जो कंसेंट लड़का था उसको जो बरी करने के आदेश थे उसको अपील कर दिया। तो साथियों ये तो बच गया, पर अगर आपको ऐसे झूठे केसेस से बचना है तो ये प्रोटोकॉल प्रिकॉशंस जो है रखने होंगे और कानूनी बिंदुओं का जो है विशेषता आपको ध्यान रखना होगा। तो साथियों जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।